राजस्थान के सियासी रण में एक बात तो अब साफ हो गई है कि सचिन पायलट कांग्रेस में वापसी नहीं करने जा रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए पायलट गुट के 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और वीरवेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये इस बात के संकेत हैं कि अब लड़ाई आर पार की है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल शाम 2 ऑडियो टेप सामने आए। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत सामने आई है। भंवर बोल रहे हैं कि अमाउंट की बात हो गई है। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। सुरजेवाला ने कहा कि कल 2 ऑडियो टेप सामने आए। कांग्रेस विधायक भंवर शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत सामने आई है। भंवर बोल रहे हैं कि अमाउंट की बात हो गई है। संजय जैन बोल रहे हैं कि साहब को बता दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सत्ता लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने गलत राज्य चुन लिया है। बीजेपी यहां विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी कोरोना महामारी के बीचों बीच प्रजातंत्र का चीर हरण कर रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज है। इस ऑडियो में भी पैसों को लेकर बातचीत हो रही है। गजेंद्र शेखावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुरजेवाला ने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पर केस दर्ज हो। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराने की साजिश रची। मतलब साफ है कि अशोक गहलोत ने पायलट को निकालकर बाहर करने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। 2 विधायकों को निकाले जाने के बाद कांग्रेस अगला कदम भी उठाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस खुद को पायलट के प्रति नरम दिखाने के लिए सुलह की बातें फैलाती रही, लेकिन उसने सभी बागियों को निपटाने की योजना पहले से बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी से लेकर अशोक चौहान तक और बाला साहेब थोराट से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार के फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। तो ये आरोप बेमानी नहीं है। उद्धव सरकार में शरद पवार और उनकी पार्टी की धमक इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई। उसकी बानगी रोजगार कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के विज्ञापन में भी दिखी। विज्ञापन तो छपा, लेकिन उसमें सिर्फ शिवसेना और एनसीपी कोटे के मंत्रियों की ही तस्वीरें थीं। कांग्रेस के नेता की कोई तस्वीर उसमें नहीं छापी गई। कांग्रेस ने जब सवाल किया कि गठबंधन सरकार के गठन करने के दौरान ये तय हुए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस ने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि ये 3 दलों के गठबंधन की सरकार है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा कि उद्योग मंत्री और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने बाद में उनसे बात की और चूक होने की बात कही। 6 जुलाई को आरंभ महाजॉब पोर्टल के बारे में विज्ञापन में मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार और एनसीपी के मंत्रियों दिलीप साल्वे पाटिल, नवाब मलिक और अदिति तटकरे की तस्वीरें थीं। इनमें कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी। एआईसीसी महासचिव तथा महाराष्ट्र से पार्टी के राज्यसभा सदस्य राजीव साटव ने भी विज्ञापन में कांग्रेस को शामिल नहीं करने पर नाखुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि ये अच्छा कार्यक्रम है और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। ये गठबंधन सरकार है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में विज्ञापन को बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। न तो नसीरुद्दीन शाह को, न आमिर खान की बीवी किरण राव को, न जावेद अख्तर को और न ही बॉलीवुड की बेसुरी स्वरा भास्कर को इस बात से डर लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम लड़कियों को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है और गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं आतंक के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सीएए का समर्थन करने पर यूनिवर्सिटी के गुंडे छात्रों ने एक छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी। लड़की को अभद्र मैसेज भेजा गया। इससे छात्रा काफी डरी हुई है। छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी से आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि हॉस्टल में गैर मुस्लिम लड़कियों को धमकाया जाता है और हिजाब पहनने और मुंह ढकने के लिए दबाव डाला जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि हिंदू संस्थानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े छोटे से छोटे मामलों को तूल देने वाले नेता, अभिनेता, पत्रकार और छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग इस घटना पर मौन हैं। ये लोग मुसलमानों द्वारा की गई बड़ी से बड़ी आपराधिक वारदात पर चुप्पी साध लेते हैं। इन लोगों को हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न दिखाई नहीं देते। इंजीनियरिंग कॉलेज की एक हिंदू छात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदू लड़कियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जबरदस्ती खुद को ढक कर रखने का दबाव दिया जाता है और धमकी दी जाती है।
लड़की के इस ट्वीट से सवाल उठा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शरीयत के हिसाब से शिक्षा दी जाती है? क्या गैर मुस्लिमों को अपने धर्म के अनुसार रहने की आजादी नहीं है? क्या एएमयू के परिसर में दाखिल होते ही धर्मनिरपेक्षता दम तोड़ देती है? दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली एक हिंदू छात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस दबाव के खिलाफ ट्वीट किया। उसने लिखा कि एक और बात, हिंदू लड़कियों को एएमयू हॉस्टल में खुद को कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय शिक्षा हमें कवर रहने के लिए सिखा रही है, अन्यथा ये हमारे पहनावे किसी आदमी को उत्तेजित करेंगे। इस ट्वीट के बाद ये छात्रा एएमयू के छात्रों के निशाने पर आ गई। एएमयू के एक छात्र ने धमकी भरा जवाब दिया। उसने लिखा, कौन से हॉस्टल में आपको नंगा घूमने से मना किया जा रहा है? इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। इसके बाद कई छात्रों ने विवादित टिप्पणियां की। इसके बाद डरी हुई छात्रा ने मामले में एएमयू प्रशासन से लेकर पुलिस को शिकायत भेजी। छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी को छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने थाना सिविल लाइंस में आर्किटेक्चर के छात्र राहबर दानिश के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। हिंदू छात्रा के इस मैसेज के बाद कैंपस में राजनीति तेज हो गई है। एएमयू में छात्रा ने एसएसपी को लिखी चिट्ठी में बताया कि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने विचार साझा करती है। इस पर कुछ लोग कमेंट और उसके विरोध करते हैं। पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून सीएए और एनआरसी के समर्थन में भी छात्रा ने पोस्ट डाली थी, तब भी उन्हें अभद्र मैसेजेस भेजे गए। फरवरी में भी छात्रा ने कॉलेज में घुसे बाहरी युवकों को लिखा था कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कहा कि कोई मुसलमान छात्र एएमयू में किसी भी मुस्लिम लड़की को भी अखलाकी तौर पर कह सकता है ऐसे कपड़े न पहने, जिससे कोई दिक्कत न हो। ये हिंदुस्तान की तहजीब है। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से हिजाब का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है तो ये गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना के हाथों लगातार अपमानित होने के बावजूद कांग्रेस सरकार के साथ चिपकी है। तर्क ये है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, इसलिए उद्धव ठाकरे के हाथों अपमानित होना ज्यादा बढ़िया है। शिवसेना की आंखों में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम खटकने लगे तो कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल बाहर करने की तैयारी कर ली। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की जमीन घोटाले की बात उठाई थी और ये मामले की जांच की मांग भी की थी। अब पलटकर संजय निरुपम ने सवाल किया है कि क्या शिवसेना के विरुद्ध बोलना पार्टी विरोधी गतिविधि है? और उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या इस पुरानी पार्टी की मुंबई इकाई भगवा दल में विलय हो गई है। निरुपम ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए एक खबर को टैग किया कि मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधि की पार्टी आलाकमान से शिकायत की है। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस खबर के अनुसार मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने शिवसेना नेताओं के भूमि घोटाले की जांच चाही थी। क्या शिवसेना के खिलाफ बोलना पार्टी विरोधी गतिविधि है? क्या मुंबई कांग्रेस का शिवसेना में विलय हो गया है? निरुपम ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के एक रोजगार सृजन विज्ञापन को भी ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, श्रम मंत्री दिलीप पाटिल, कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की तस्वीरें हैं। निरुपम ने कहा, आशा करता हूं कि आपने सुना होगा कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन रोजगार देने से जुड़े इस विज्ञापन में कांग्रेस कहां है? मैं कहना चाहता हूं, शिवसेना के प्रेम में पड़े कांग्रेस नेता शिवसेना के सामने दंडवत होने के बजाय उनसे संघर्ष करें, अन्यथा कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में आया सियासी तूफान अभी थमा नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। ताजा झटका बुरहानपुर के नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेसी विधायक सुमित्रा देवी ने दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा थमा दिया। एक सप्ताह में कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा झटका लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पतन के रास्ते पर है। एक के बाद एक करके विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में मची ये भगदड़ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर उपचुनावों में वे कुछ नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस राजनीति में भी उसका सफाया हो जाएगा।
हालांकि जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कोई तीर मार पाएंगे। प्रद्युम्न सिंह लोधी और नेपानगर के विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वजहों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुमित्रा देवी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पिछले ही सप्ताह कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होने के 6 घंटे बाद ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। प्रद्युम्न सिंह लोधी को राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में कांग्रेस के 22 विधायक आए थे। पहले से 2 सीटें खाली थी। उसके बाद तय था कि एमपी में 24 सीट पर उपचुनाव होंगे। एक सप्ताह के अंदर 2 और विधायकों के इस्तीफे के बाद एमपी में 26 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव होंगे। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के मंसूबों पर हाईकोर्ट का हथौड़ा चल गया। कोर्ट ने पायलट गुट के विधायकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। पायलट गुट के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सचिन पायलट गुट की याचिका प्रीमेच्योर है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की है। सिंघवी ने पायलट गुट की इस याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए मांग की है कि इसे खारिज कर दिया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोमवार सुबह 10 बजे तक सुनवाई को टाल दिया। सचिन पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में हो रही है। याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में अपनी दलील में स्पीकर के आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सचिन पायलट गुट का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने स्पीकर से कोर्ट में बुलाए जाने की मांग की। साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। राहुल गांधी देश के इकलौते नेता हैं जिन्हें न तो देश के नक्शों के बारे में पता है और न ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए नक्शों के बारे में ही। अगर उन्हें पता है तो इसका मतलब वे जानबूझकर नक्शों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका फायदा या तो पाकिस्तान को होता है या फिर चीन को। राहुल गांधी ने देश के नाम वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के नक्शे को जिस तरह से दिखाया गया उससे पता चलता है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को हटाने को मान्यता नहीं देते हैं। राहुल गांधी के वीडियो संदेश के बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया। इस वीडियो को आने में काफी वक्त लग गया, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और उसकी सीमाओं को मान्यता नहीं दी गई है। राहुल गांधी अनुच्छेद 370 को हटाने और लद्दाख को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? ऐसे समय में जब भारतीय सेना चीनियों को पीछे धकेल रही है, ये चिंताजनक है। राहुल गांधी के वीडियो संदेश में जारी नक्शे में लद्दाख की मौजूदा संवैधानिक स्थिति और उसके नक्शे की अनदेखी की गई है। ये अनदेखी ऐसे समय में की गई जब लद्दाख में ही भारत चीन सीमा पर टकराव जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर और सैन्य तैयारियों और कूटनीतिक घेराबंदी के चलते चीन पीछे हटने को मजबूर हो गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के नक्शे के साथ खिलवाड़ किया। इसके पहले फरवरी 2020 में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट किया, कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। मेरे हिसाब से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। समय पर कदम उठाने की जरूरत है। राहुल के ट्वीट के बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया, आप बार बार उस नक्शे का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया? अन्य ट्विटर यूजर्स ने भी राहुल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद राहुल ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया।